नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। यूजीसी के वो नियम जिसको लेकर देश भर के सवर्ण बेहद नाराज हैं, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सड़क पर उतरे सवर्ण समाज के लोगों ने कहा यह काला कानून है, यह मंडल पार्ट 2 है, इससे कॉलेज कैंपस में जातीय गोलबंदी होगी, ये शिक्षा के माहौल को बिगाड़ देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय के छात्र इसके समर्थन में खड़े हो गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में इस नियम में गड़बड़ी दिख रही है, इसलिए तत्काल इसे लागू करने पर रोक लगाई जाती है। ऐसे में सवाल ये कि यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से छात्रों के बीच अगड़ा पिछड़ा का झगड़ा खत्म हो जाएगा। राजनीतिक पार्टियां यूजीसी के नए नियम पर चुप क्यों हैं? फैसले में सुप्रीम कोर्ट को क्यों अमेरिका के काले गोरे वाले भेदभाव का उदाहरण देना पड़ा? वहीं टॉप स्टोरी 2, हमारी दूसरी स्टोरी देश की आर्थिक रिपोर्ट कार्ड से जुड़ी है। संसद में पेश आर्थिक सर्वे में रोजगार को लेकर क्या दावा किया गया है और आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी किस रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है। तीसरी स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं सोने चांदी की ऐतिहासिक उछाल से जुड़ी। रोज नया रिकॉर्ड, आज फिर रिकॉर्ड इजाफा, तो कहां जाकर रुकेगा सोना और चांदी? और लगातार बढ़ रहे सोना चांदी से किसे हो रहा है फायदा? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो शुरुआत यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम रोक से करते हैं। यूजीसी के जिस नए रेगुलेशंस के खिलाफ देश का सवर्ण समाज पिछले हफ्ते भर से ज्यादा वक्त से सड़कों पर था, सरकार से काला कानून वापस लेने की मांग कर रहा था, सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो बयान दिया था, उससे यह साफ हो रहा था कि मोदी सरकार सवर्ण समाज की इस मांग को मानने वाली नहीं है। यानी सरकार यूजीसी के नए रेगुलेशंस को वापस लेने के मूड में नहीं दिख रही थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर पहले और अहम फैसला अपना सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी, जिसमें प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन 2026 पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा थी। तब तक 2012 के यूजीसी नियम ही देश भर में लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश भी दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। लेकिन आज की अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम इस मुद्दे पर दखल नहीं देते तो परिणाम घातक हो सकते थे। देखिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विदेशी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। पिछले तकरीबन 10 दिनों से जारी सवर्ण समाज के इन आंदोलनों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस के खिलाफ मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची के बेंच ने इस अहम मुद्दे पर सुनवाई की। याचिकाओं के जरिए सरकार के इस नए नियमों को लेकर आरोप लगाया गया कि ये रेगुलेशंस सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देते। हम रेगुलेशन 3C को चुनौती दे रहे हैं, जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की जो परिभाषा दी गई है वो असंवैधानिक है। इससे समाज में और भेदभाव बढ़ेगा, विभाजन बढ़ेंगे। मेरे पास कई उदाहरण हैं।
ये रेगुलेशंस मानता है कि केवल एक खास वर्ग ही जाति आधारित भेदभाव का सामना करता है। कोई कानून ये मानकर नहीं चल सकता कि भेदभाव समाज के किसी खास वर्ग द्वारा ही किया जाता है। हम सिर्फ संवैधानिक और वैधता की शुरुआती जांच कर रहे हैं। इस पूरे रेगुलेशंस को रद्द किया जाना चाहिए। हम बेहतर ड्राफ्ट सुझा सकते हैं। भारत की एकता शिक्षण संस्थानों में दिखनी चाहिए। पहली नजर में नियमों की भाषा में पूरी तरह अस्पष्टता है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। हमने जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम अब फिर से पीछे जा रहे हैं? हम यूनिवर्सिटीज में एक आजाद और बराबरी का माहौल बनाना चाहते हैं। हमें कोई वजह नहीं दिखती जब 3E जैसा था वैसा ही है तो 3C कैसे प्रासंगिक हो जाता है। मिस्टर SG, हम आपका जवाब जानना चाहते हैं। आज हम कोई ऑर्डर पास नहीं करना चाहते। सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करे जो इस पर विचार करे कि कैसे सबका साथ सबका विकास हो सके, कोई भेदभाव ना हो। कमेटी में कानूनविद हों, सामाजिक मूल्यों और समाज की समस्याओं को समझने वाले हों। हम जवाब देंगे। ये एक संवैधानिक मामला है। 4-5 सवाल हैं। इसके बहुत बड़े नतीजे होंगे, बहुत खतरनाक असर होगा। समाज में विभाजन के संकेत बढ़ रहे हैं। नए नियम लोगों के भविष्य के लिए खतरा हैं। राजनीतिक मुद्दे ना बनाएं, हम चेतावनी दे रहे हैं। इसमें हमने सेक्शन 3(1)(c), सेक्शन 8 अलग अलग प्रावधानों को चुनौती दी थी, ये कहते हुए कि ये सोसाइटी में फर्दर डिवीजन क्रिएट करेगा। आर्टिकल 14 का वायलेशन है। कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को सुनने के बाद जो यूजीसी के नए नियम आए उस पर पूर्णतः रोक लगाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शन 3E डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है, जो हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, तो इसलिए 3C का कोई मतलब नहीं था और यही हमारा मेन आर्गुमेंट का फोकस था। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस मैटर पे, इस पूरे रेगुलेशन पे रोक लगाई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई गंभीर सवाल भी पूछे। कोर्ट ने कहा कि जब भेदभाव की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ी। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि रेगुलेशंस में रैगिंग को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि ये कैंपस में एक बड़ी समस्या है। सीजीआई ने अलग अलग जातियों के लिए अलग हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ रहते थे, आज इंटरकास्ट मैरिज भी होती है। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। इस दौरान जस्टिस बागची ने अमेरिका के काले गोरे का भी उदाहरण दिया। ये मैसेज देने की बात की कि डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट करती है। उसी को लेकर सीजीआई ने चिंता जाहिर की। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि सबको एकजुट रहना चाहिए, लेकिन ये रूल रेगुलेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं जातियों के आधार पर बांटने की बात कर रहे थे। इसी बात को सीजीआई ने माना। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बागची ने एक उदाहरण दिया, यूएस में जो जैसे चलता है कि ब्लैक और व्हाइट के स्कूल्स कई बार अलग होते हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरीके की चीजें, जिस तरीके के रूल रेगुलेशन यहाँ दिखाए गए हैं, नए रूल रेगुलेशन अगर बनेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो प्रथा है वो हमारे देश में ना आए। और हमारे देश का संविधान इस चीज की कतई भी आजादी नहीं देता और इस चीज को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत चिंता का विषय है और इसको देखने की जरूरत है, तभी ये जो रेगुलेशन जो है वो आज स्टे किए गए हैं। अब यूजीसी के उस नए नियम पर रोक लग गई है जिसे 13 जनवरी को केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया था, गजट जारी करके कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में लागू किया था। लेकिन इस रोक ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया। आपको बताएंगे कि कैसे। लेकिन उससे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद विपक्षी नेताओं ने किस तरह अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं वो सुनवाते हैं। दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय न हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीजों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। जो अभी विवाद का कारण बन रहा था उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं कि किस तरह की हरासमेंट है, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, उसको बेहतर तरीके से डिफाइन नहीं किया था। मुझे लगता है गवर्नमेंट को और स्टैंडिंग कमेटी को उसको और अच्छे से डिफाइन करना चाहिए, ताकि जो
कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में, चाहे वो फॉरवर्ड कास्ट के हो, चाहे वो ओबीसी SC ST के हो, उस कंफ्यूजन को दूर करना और हर स्टूडेंट को विश्वास में लेना कि गवर्नमेंट और हमने जो स्टैंड लिया है वो हर स्टूडेंट के साथ इक्वालिटी के साथ है, ये बहुत जरूरी था। जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था, इसको बंद करना है। ये कोई तुगलकी राजत्व नहीं चलेगा, देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन मान के ये नहीं चलेगा, उसका बात खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका तो मिल गया, साथ ही सरकार को भी इसने मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार जो यूजीसी का नया रेगुलेशंस लेकर के आई थी, उसके मुताबिक SC और ST के साथ OBC का भी शोषण होता है और सवर्ण समाज शोषक है। जबकि पहले 2012 के रेगुलेशंस में SC और ST शोषित वर्ग थे और सवर्ण के साथ OBC शोषक वर्ग में शामिल था। अब यही सवर्ण समाज का सबसे बड़ा एतराज था, जिसके खिलाफ वो हफ्ते भर से ज्यादा सड़कों पर विरोध कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था। चूंकि सवर्ण समाज बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, पिछले 2 दशकों में बीजेपी के लिए लगातार इसी वर्ग ने जमकर वोट और समर्थन दिया है। लिहाजा ये वर्ग अपने प्रदर्शन के दौरान सरकार के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, वो सीधे सरकार के सीने में किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। लेकिन उनकी मांगे मानने को सरकार तैयार नहीं थी, नियम वापस लेने को तैयार नहीं थी। इसके पीछे असल वजह यह थी कि बीजेपी के लिए मौजूदा वक्त में अब OBC और SC ST वोट बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इसलिए यूजीसी के नियम वापस लेने से SC ST OBC में नाराजगी बढ़ सकती थी, क्योंकि यही वर्ग बीजेपी को लंबे समय तक सरकार में बनाए रख सकता है। लिहाजा सवर्णों के जुबानी तीर झेलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि जो उसका कोर वोट बैंक है वो शायद उससे नहीं छीने। बीजेपी इस बात को लेकर भी आश्वस्त थी कि स्वर्ण समाज उन्हें छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। इसके लिए बीजेपी के कई नेता 10% EWS कोटे का जिक्र कर रहे थे। ये कहते नहीं थक रहे थे तो मोदी सरकार ने ही तो आरक्षण दिया है सवर्णों को। देखिए, EWS को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर, जिसमें सवर्णों को, उसका भी आरक्षण नरेंद्र मोदी ने ही दिया। तो जो लोग राजनीति कर रहे थे वो घटिया राजनीति कर रहे थे, और कुछ लोग मुंह पी जा रहे थे। अरे हमारे लिए तो दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ। दरअसल केंद्र सरकार ने गजट के जरिए जो यूजीसी का नया नियम लागू किया था, वो रोहित वेमुला और पायल तडवी की आत्महत्या मामले में सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर था। यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस की समीक्षा संसद की शिक्षा, महिला, बाल और युवा संबंधी मामलों की संसदीय समिति ने की थी, जो अपनी रिपोर्ट 8 दिसंबर 2025 को सरकार को उसने सौंपी थी। इस संसदीय समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह हैं। उनके मुताबिक संसदीय समिति ने यूजीसी को कई सिफारिशें की थी, जिसमें कुछ को माना गया, कुछ को नहीं माना गया, और यही आज विवाद का सबसे बड़ा कारण बन गया। यूजीसी के अंतिम विनियमों ने एक अलग प्रावधान से भी छुटकारा पा लिया, जो भेदभाव के झूठे मामले दर्ज करने के लिए छात्रों को दंडित करता था। ये यूजीसी द्वारा अपनी मर्जी से किया गया था।
संसदीय समिति की सिफारिशों से पूरी तरह अलग। विनियमों के खिलाफ विरोध सामान्य श्रेणी के छात्रों द्वारा किया जा रहा है और मुख्य रूप से 2 मुद्दों पर केंद्रित है। मसौदा विनियमों में मौजूद प्रावधानों को हटाना, जो भेदभाव के झूठे मामले दर्ज करने के लिए छात्रों को दंडित करते थे। इस प्रावधान को हटाने का निर्णय यूजीसी द्वारा किया गया था और इसका संसदीय समिति की रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं था। विनियम केवल SC, ST और OBC को उन श्रेणियों के रूप में सूचीबद्ध करते हैं जिन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। सामान्य श्रेणी के छात्रों का दावा है कि सामान्य श्रेणी को बाहर करके यूजीसी विनियम स्पष्ट रूप से तर्क देते हैं कि ये सामान्य श्रेणी के छात्र हैं जो जातिगत भेदभाव करते हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों को शामिल नहीं करने का निर्णय भी यूजीसी द्वारा लिया गया था। समिति के रिपोर्ट में जातिगत भेदभाव का सामना करने वाले समुदायों की सूची में सामान्य वर्ग को शामिल करने पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। इस मुद्दे का समाधान निकालना पूरी तरह से यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय पर निर्भर है। और अब रुख करते हैं देश की अर्थव्यवस्था का, यानी कि दूसरी बड़ी स्टोरी का। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई और आज बजट सत्र के दूसरे दिन आर्थिक सर्वे पेश किया गया। आर्थिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, महंगाई समेत 1 साल के दौरान भारत का आर्थिक लेखा जोखा, इन सब की जानकारी दी जाती है और ये दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions. Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix. तो आर्थिक सर्वे में क्या कुछ कहा गया, ये जानने से पहले आपको जल्द से ये बता देते हैं जिन्हें नहीं पता कि आखिरकार आर्थिक सर्वे होता क्या है, क्यों संसद में लाया जाता है और क्यों बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। दरअसल आर्थिक सर्वे सरकार की एक अहम सालाना रिपोर्ट होती है जिसमें देश की पूरी आर्थिक तस्वीर, लेखा जोखा देश के सामने रख दिया जाता है। आर्थिक सर्वे को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार करता है और हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में पेश किया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है, यानी जीडीपी ग्रोथ क्या रही है, साथ ही महंगाई, रोजमर्रा की चीजों के दाम, पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें और लोगों के खरीदने की ताकत, बाइंग पावर क्या होती है, उस बात का भी लेखा जोखा होता है। खेती, उद्योग, सर्विस सेक्टर का प्रदर्शन कैसा रहा, कितना सुधार हुआ, यह भी इसमें आता है। रिपोर्ट में निवेश, निर्यात, आयात, सरकारी योजनाओं और उनका असर क्या हुआ, इसका जिक्र होता है। आसान भाषा में कहें तो यह रिपोर्ट बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था पिछले 1 साल में कैसी रही है, आगे किस दिशा में जा सकती है। कुल मिलाकर यह देश की आर्थिक हेल्थ का एक रिपोर्ट कार्ड होता है जिससे पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई है और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो कैसी है देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आया, उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बताते हैं उसके पॉइंटर्स। दरअसल आर्थिक सर्वे 2025-26 में भारत और EU के साथ जो डील हुई है, मदर ऑफ ऑल डील्स, भारत के अमेरिका के साथ जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसमें जो बदलाव है उसकी झलक भी साफ देखने को मिली। सर्वे में कहा गया अर्थव्यवस्था के लिहाज से बीता साल चुनौतीपूर्ण रहा, रुपए का प्रदर्शन कमजोर रहा डॉलर के मुकाबले, विदेशी निवेश में कमी आई है, रुपया प्रभावित हुआ है, वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता और ट्रंप के द्वारा जो भारी टैरिफ लगाया है उससे आयात निर्यात पर असर पड़ा है, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दबाव बढ़ गया है, विदेशों में माल बेचने की क्षमता मजबूत अब आगे होने वाली है और मुश्किल हालात में भी देश की रणनीति पकड़ मजबूत होगी। वहीं आज आर्थिक सर्वे ऐसे समय में पेश हुआ जब दुनिया भर के बाजार में उथल पुथल है। ऐसे में भारत की जीडीपी के लिए अच्छे संकेत रहे। जीडीपी ग्रोथ अच्छी रही। चालू वित्त वर्ष जीडीपी 7.4% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है।
MS जो है 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। दुनिया भर में आर्थिक असमंजस के बीच मजबूती आई है, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, अर्थव्यवस्था सही दिशा में बनी हुई है, घरेलू मांग बढ़ी है। भारत की असल बढ़त में घरेलू खर्च यानी लोगों द्वारा खरीदारी मुख्य भूमिका ये निभा रही है। बचत करने का तरीका भी बदला है। ये भी आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि अब बैंकों में नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड्स में लोग जो है वो ज्यादा निवेश कर रहे हैं। सर्विस और तकनीक सेक्टर का भी जिक्र किया गया है कि ये बहुत योगदान दे रहा है। IT, क्लाउड सेक्टर आर्थिक क्रांति में आगे बढ़ रहे हैं। देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत हो रहा है। बैंकों के कर्ज में गिरावट आई है और लाभ में लगातार सुधार जारी है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो मांग ज्यादा बढ़ रही है। खेती और उससे जुड़ी गतिविधियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। इस बार आर्थिक सर्वे में AI को अलग अलग जगह दी गई है। AI टेक्नोलॉजी पर अलग से पूरा अध्याय लिखा गया है और जो कि इसमें जोड़ा गया है। सर्वे में सरकार को सुझाव भी दिया गया है कि महंगाई और जोखिम पर नजर बनाए रखना जरूरी है। सर्वे में चेताया है कि महंगाई और वैश्विक दबाव भारत के लिए आने वाले वक्त में चुनौती पैदा कर सकता है। आगे बढ़ते आज संसद में आर्थिक सर्वे तो पेश किया गया, लेकिन एक चीज साथ जुड़ी थी, वो जुड़ी थी सोना और चांदी। अब क्योंकि बाजार है, बाजार के साथ जुड़े हैं। सर्वे में यह कहा गया कि जब तक दुनिया स्थायी शांति की तरफ नहीं हो जाती, टैरिफ विवाद नहीं सुलझ जाता, सोना चांदी ऐसे ही रहेगा। आप ठीक समझे, हम ये कह रहे थे कि यानी वित्त मंत्री साथ साथ ये भी इंडिकेट कर रही थी सोना चांदी ऐसे ही उछलता रहेगा। सर्वे में बताया गया कि सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 24-25 में सोने का आयात सालाना आधार पर 27.4% बढ़ा है और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम उभरते देश अपने रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अब जब देश की वित्त मंत्री संसद में आर्थिक सर्वे पेश कर रही थी, ठीक उसी समय सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड बना रहे थे। आज सोना कितना बढ़ा, चांदी में कैसी चमक रही है, रिपोर्ट देखिए। सोने चांदी के दाम लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए और जैसी व्याख्या मोदी सरकार का आर्थिक सर्वे कर रहा है, लगता है आने वाले समय में सोना चांदी नए रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। गुरुवार को सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया। यह अब तक की एक दिन में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 11,486 रुपए बढ़कर 1,76,121 रुपए पर पहुंच गया। 3 दिन में सोना 21,811 रुपए महंगा हुआ। इससे पहले सोने का भाव 23 जनवरी को 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 29 दिन में सोना 43,000 रुपए महंगा हो चुका। सोना तो सोना, चांदी को भी चैन नहीं। बढ़ते चांदी के दाम लोगों को बेचैन कर रहे हैं। वहीं जिन लोगों ने चांदी में निवेश किया था, आज उनकी चांदी ही चांदी। गुरुवार को 1 किलो चांदी की कीमत 27,666 रुपए बढ़कर 3,85,933 रुपए किलो पर पहुंच गई। 3 दिन में चांदी 68,228 रुपए महंगी हुई। इससे पहले शुक्रवार को चांदी 3,17,705 रुपए किलो पर थी। नए साल का एक महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ और सिर्फ 29 दिनों में ही चांदी 1,55,000 रुपए थी। यानी जिस तरह से चांदी और सोना महंगे हो रहे हैं, लग रहा है जैसे आम आदमी की पहुंच से बाहर जा चुका है और सोना चांदी और आम आदमी के बीच ये दूरी आगे और बढ़ेगी। ये जो दुनिया भर में टेंशन दिखाई दे रही है, रशिया यूक्रेन का युद्ध और घमासान हो चुका है, ईरान में टेंशन बनी हुई है, वेनेजुएला में टेंशन आई और भी जहां जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उस कारण को देख के सोने और चांदी की कीमतें बढ़ती हैं। दूसरा, विश्व के सेंट्रल बैंक्स ने बेहिसाब सोने चांदी में खरीदारी करी है पिछले 2-3 साल की हम बात करें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए तो उन्होंने जो टैरिफ की नीति खेली, उसकी वजह से जियो इकोनॉमिक टेंशंस भी बढ़ गई और अनसर्टेनिटी और रिस्क का माहौल हो। जब अनसर्टेनिटी यानी कि अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल होता है, तब सोने चांदी की कीमतें बढ़ती हैं। एक और कारण इसका रहा कि यूएस डॉलर की कीमतें गिरी हैं बाकी करेंसीज के मुकाबले। भारतीय रुपए के खिलाफ तो FIR, FPI की सेलिंग की वजह से बढ़ा है, परंतु डॉलर इंडेक्स नीचे आया है। यानी सोना अभी यूं ही चमकता रहेगा या फिर चमकाता रहेगा और हाथ आप लोगों के कहीं ना कहीं जलाता रहेगा, क्योंकि सोने में ऐसी तेजी बनी रहेगी, चांदी में भी। फिलहाल आज के सच में इतना ही।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए एडिशन के साथ। नमस्कार।